नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने हर सीट पर पूरी ताकत लगा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद यह उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए 2027 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसे लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। बीजेपी अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए पूरा दम लगा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए समीकरण को और मजबूत करने में लग गई है। आइए देखते हैं कि उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने कैसे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है। पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी। यूपी उपचुनाव 9 सीटों पर संग्राम। बीजेपी का साधा जातीय गणित। कांग्रेस का हाथ बिगाड़े का हालात। कामयाब होगा अखिलेश का पीडीए दांव। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीम योगी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी संगठन ने जातीय समीकरण के साथ हर मुद्दे को ध्यान में रखकर प्रत्याशी उतारे हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में मिली अप्रत्याशित जीत से अखिलेश उत्साहित हैं और एक बार फिर पीडीए दांव से जीत का गणित सेट करने में लगे हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन में जातीय गणित सेट किया है। बीजेपी ने 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 1 कुर्मी, 1 मौर्य, 1 निषाद, 1 यादव और 1 एससी के नेता को मैदान में उतारा है। मीरापुर सीट आरएलडी के पास है, जिसने मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 3 ओबीसी, 4 मुस्लिम और 2 दलित नेताओं पर दांव खेला है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कि हमारी रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर पर कब्जा जमाने की है। लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलितों और पिछड़ों का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, जिसकी वजह से बाजी पलट गई। अल्पसंख्यक वोटर एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। उपचुनाव में भी अखिलेश यादव ने वही दांव खेला। दूसरी तरफ एसपी की काट के लिए बीजेपी ने भी हर मोर्चे पर काम किया है और हर वर्ग को बराबर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेकर चलने की जो आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। ये लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में करल से ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहां 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला तो हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर अपनी उपलब्धियों के साथ, अपने कामों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम बताएंगे उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आज दुनिया के सामने है। आज विकसित उत्तर प्रदेश दुनिया के देश के सामने है। आज उत्तर प्रदेश के जो हमारी कानून व्यवस्था है उसके मॉडल की चर्चा सर्वत्र दुनिया में होती है। आज किस प्रकार से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, आज किस प्रकार से उत्तर प्रदेश दंगों से मुक्त हो गया, और जिस प्रकार से पूरे समय में समाजवादी पार्टी की सरकार के लोग गरीबों के अधिकारों पर डांका डालते थे, उनके अधिकारों में भ्रष्टाचार करके उनकी जो भी योजनाएं हैं सरकार की उनको छीनने का काम करते थे। इन सारे विषयों को लेकर बीजेपी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद इन चुनावों में बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी ने उपचुनाव में वापसी के लिए बड़ी तैयारी की है। हर सीट पर बीजेपी ने अपने मंत्रियों को उतारा है। सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। नाराज वर्ग और कार्यकर्ताओं को साधा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी रणनीति को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन देखना यह है कि उन्हें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का कितना सपोर्ट मिलता है। हम सबके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद रहे, प्रभारी रहे झारखंड छत्तीसगढ़ के, उनके समन्वय उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर
एक 9 विधानसभाओं पे सभी वरिष्ठ अपने 5 सांसद, अपने एआईसीसी के सेक्रेटरीज और सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं, वहां के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, वहां के उपाध्यक्ष इंचार्ज, महासचिव इंचार्ज, सेक्रेटरी इंचार्ज, सबको लगाया है जो इंडिया गठबंधन को समन्वय करेंगे और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसके साथ पूरे समन्वय काम करेंगे और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ काम करेगा। उपचुनाव में मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस ने पैर पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कितना समर्थन अखिलेश को मिलता है, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ उपचुनाव में अब की बार बीएसपी भी पूरी ताकत से उतरी है। अब देखना यह है कि उपचुनाव की बाजी किसके हाथ जाती है। 9 सीटों का रण एक तरफ से बीजेपी और समाजवादी दोनों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां कांग्रेस पार्टी ने फूलपुर से पर्चा दाखिल करने वाले सुरेश यादव के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सुरेश यादव को जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। अनुशासनहीनता को लेकर की गई ये कार्रवाई, पार्टी से बगावत करके पर्चा दाखिल किया था एसपी के खिलाफ, यानी कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे सुरेश यादव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कार्रवाई की। इस बात की चर्चा लगातार इंडिया डेली पर की जा रही थी कि क्या प्रदेश इकाई का जो काडर है कांग्रेस का, वो कांग्रेस के फैसले से इत्तेफाक रखेगा, कांग्रेस के फैसले से मुतमईन होगा। अब बगावत दिखने लगी है। सुरेश यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए सुरेश यादव को पद से हटा दिया है। वहां पे हमारे जिला अध्यक्ष पहले रहे सुरेश यादव, उनको वहां पे उन्होंने नामांकन किया था, उनके खिलाफ कल कार्रवाई हो गई, उनको पद से मुक्त कर दिया गया है और उनको इस 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया है। और अगर जवाब नहीं दिया तो निश्चित तौर से उनके ऊपर अनुशासनात्मक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो पार्टी की तरफ से कहीं भी कोई सिंबल और कोई किसी को अलॉट नहीं किया गया है, तो स्वाभाविक है स्क्रूटनी में पर्चा खारिज होगा। अगर निर्दल भरे होंगे तो निश्चित उनको पार्टी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। नहीं, निश्चित तौर से अनुशासनहीनता है और अनुशासन इसलिए उनको पद से हटाया गया और नोटिस इशू कर दी गई है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं मैनपुरी की करहल सीट पर सियासी दंगल चरम पर है। अनुजेश यादव को टिकट देकर बीजेपी ने अखिलेश यादव को उनके घर में ही उलझा दिया है। अनुजेश यादव अखिलेश यादव के चचेरे जीजा हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जो अखिलेश के भतीजे हैं। यानी रिश्तों के चक्रव्यूह में यादव परिवार फंस गई है। यही वजह है कि पूरा परिवार करहल सीट पर प्रचार के लिए उतर आया है। शुक्रवार को अखिलेश यादव करहल पहुंचे थे। आज मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव करहल पहुंची और भतीजे के लिए वोट मांगती नजर आई। दूसरी तरफ बीजेपी ने अनुजेश यादव को जिताने के लिए पूरी फौज मैदान में उतार दी है। नामांकन से पहले शुक्रवार को अनुजेश के पक्ष में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जनसभा के जरिए ताकत दिखाई। मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में डेरा डाल रखा है, यानी करहल की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। कि लगातार 2022 में जिस तरह मैनपुरी की जनता ने और करहल के सभी लोगों ने नेताजी का मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया, और मैं समझती हूँ नेताजी का लगातार आशीर्वाद हम सभी पे कायम है। सब लोग मिलकर इन 9 के 9 विधानसभा चुनाव में इनको एक बार फिर से शिकस्त देने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी का जो परिणाम आएगा वो एक तरह से 2027 के चुनाव की भी राह दिखाने का काम करेगा। वहीं 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की टीम उतारी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर अखिलेश यादव, फिर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव के नाम हैं। डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद और जया बच्चन को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। जेल में बंद आजम खान का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। सवाल यह है कि क्या आजम खान को प्रचार के लिए जेल से जमानत मिलेगी। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर बीजेपी ने, अगर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात करें तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि जेल में बंद अपराधी, माफिया और गुंडों और बदमाशों के दम पर उपचुनाव जीतना चाहती है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में एक बहुत हैरत अंगेज करने वाला नाम है आजम खान। आजम खान सजायाफ्ता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं,
लेकिन चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की मंशा समाजवादी पार्टी ने पाल रखी है। यानी जेल में बंद अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश जब तक समाजवादी पार्टी के साथ ना आ जाए, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। लेकिन उनके मंसूबे धरे रह जाएंगे, क्योंकि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 22 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने कुल 121 प्रत्याशियों के नाम अभी तक घोषित कर दिए हैं। अकोला पश्चिम से विजय अग्रवाल को टिकट दिया गया है। पुणे कैंट से सुनील ज्ञानदेव कांबले उम्मीदवार बने हैं। धुले ग्रामीण से राम भदाणे को टिकट दिया गया है। वाशिम से श्याम खोड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। मलकापुर से चैन सुख संचेती को टिकट दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 22 उम्मीदवारों की लिस्ट एक और जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। अब तक बीजेपी ने कुल 121 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। हमारे साथ अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दूसरी लिस्ट भी आ गई है। ये लिस्ट 121 उम्मीदवारों की जो अभी तक तैयार की गई है, इसमें कितने पुरानों को मौका मिला है, स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है और विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या नजर आती है आपको? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी विवेक, पहली लिस्ट में आप समझिए कि करीबन जो 99 जो उम्मीदवार पहले उतारे गए थे, उसमें करीबन उन पुराने लोगों पर विश्वास किया गया था जो पुराने चेहरे यानी जो पिछली बार चुनकर आए थे। क्योंकि मुंबई और आसपास के जहां भी जितने भी जो जगह थी, लग रहा था कुछ जगहों पर नाम बदल दिया जाएगा। मुंबई की हम बात करें, थाने की बात करें, इतना तक ही नहीं, जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार कुछ सीटों को लेकर लगातार विरोध किए थे कि नहीं यहाँ पर नाम बदलना जरूरी हो जाता है, वहां तक भी उनको नाम नहीं बदला गया था। बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास जताया था। और आज चूंकि जो दूसरी लिस्ट आई है 22 लोगों की, यानी इसको मिलाकर 121 सीट हो जाता है टोटल बीजेपी का अब तक। उन 121 सीटों में से आज जो 22 लोगों का लिस्ट आया है, उसमें एक नाम महिला का है, यानी महिला उम्मीदवार है। उनको दिया गया है नासिक मध्य से दिया गया है टिकट, क्योंकि महिलाओं का बात करना जरूरी हो जाता है। जिनका नाम है देवयानी फरांदे, यह नासिक मध्य से चुनाव लड़ने वाली है, इनका इसमें नाम दिया गया है। उसके अलावा चूंकि मुंबई और आसपास के इलाके, जो कि मुंबई का नाम हालांकि इसमें लिस्ट में और नहीं, क्योंकि मुंबई की लिस्ट और जो आनी बाकी है, कुछ जगहों पर जहां नाम इनका बचा हुआ, क्योंकि उसमें शिंदे और अजित पवार को भी सीट मिलने वाली है। लेकिन हम मुंबई के आसपास की बात कर जरूरी हो जाता है करना, क्योंकि उल्लासनगर का जो इलाका है, उल्लासनगर इसलिए कि मुंबई के पास जो एक बड़ा इलाका कहा जाता है जहां से लोग सफर किया करते हैं, वहां पर कुमार उत्तम चंद एलानी को दिया गया। क्योंकि एलानी इसलिए बता दूं, ये जो पूरा इलाका आता है सिंधी इलाका आता है और सिंधियों की बड़ी बस्ती है। सिंधी काफी बड़े पैमाने पर वोटर है, या यूं कह सकते हैं एलानी का यहाँ पे अच्छा होल्ड है, इसलिए यहाँ दिया गया। विक्रमगढ़ की बात कर लें, जो कि पालघर जिले के अंतर्गत आता है, वहां से जो पालघर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुंबई के पास वाला इलाका है और यहां से भी मुंबई में सफर करने वाले बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं। इस जगह से टिकट दिया गया, हरिश्चंद्र भोये को टिकट दिया गया है, जिनकी कहीं न कहीं एक अच्छी वहां पे पकड़ मानी जाती है। हालांकि पुणे की बात कर ले, पुणे छावनी की बात कर ले, पुणे का जो इलाका वहां से दिया गया सुनील कांबले को। तो यानी अगर कुल मिला कहें तो जो पुराने चेहरे थे, लगभग उन पर विश्वास पार्टी ने किया है और उन्हें लग रहा है कि वो लोग फिर से चुनकर आ सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, देखिए इस बार जो बीजेपी है करीबन 160-170 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और बीजेपी का टारगेट अकेले का है कि पूरे महाराष्ट्र में 125 सीटें बीजेपी जीतना चाह रही है। इस विधानसभा में 125 सीटें का मतलब साफ है कि जो बहुमत से 20 सीटें दूर, और उन्हें पता है कि अगर सरकार बनते रह जाएगी तो 20 सीटें जो इंडिपेंडेंट होंगी या कुछ अन्य पार्टियां होंगी, कम से कम उनको अगर हमने तोड़ लिया या साथ में ले लिया तो शायद उनकी सरकार महाराष्ट्र से बन सकती है और महाराष्ट्र में सीएम इस बार बीजेपी का हो सकता है। एक प्लान के तहत कम से कम काम किया जा रहा है। इसलिए यही पता आपको कि अब तक बीजेपी की तरफ से यानी महायुति की तरफ से सीएम का फेस का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि यही जो महाविकास आघाड़ी में भी है, वहां पर भी सीएम का चेहरा तय नहीं किया गया अब तक। विवेक, ठीक है अभिषेक, आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नाम है, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के नाम है, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला गया है। और योगी आदित्यनाथ के एक बयान की बहुत चर्चा है इन दिनों भारत की राजनीति में, बटेंगे तो कटेंगी वाली बात, और इसकी चर्चा और इस पर राजनीति दोनों ही महाराष्ट्र में देखी जा रही है। इस बयान पर बाकायदा महाराष्ट्र के इलेक्शंस में हमें इस बार पोस्टर भी नजर आए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 23 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। इससे पहले गुरुवार को 48 प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए थे। अब तक कांग्रेस ने 71 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दूसरी लिस्ट में नए चेहरों को मौका दिया गया है। सिर्फ जालना सीट पर मौजूदा विधायक कैलाश
को टिकट मिला है। नागपुर दक्षिण सीट कांग्रेस को मिली है। इस सीट से गिरीश पांडव को उतारा गया है। मुंबई में कांग्रेस ने 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। आपको दिखाते हैं कि किसे कहां से टिकट मिला है। कांदिवली ईस्ट से कालू बधेलिया को टिकट मिला है। चारकोपाई से श्रवण सिंह को टिकट मिला है। सायन कोलीवाड़ा से गणेश यादव को टिकट मिला है। अरनी से जितेंद्र मोघे को टिकट मिला है। भंडारा से पूजा गणेश थावकर को टिकट मिला है। यवतमाल से अनिल बालासाहेब मुंगालकर को टिकट मिला है। जालना से कैलाश किशन राव को टिकट दिया गया है। वसई से विजेंद्र गोविंद पाटिल को टिकट दिया गया है। अभिषेक के पास चलते हैं, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, कांग्रेस के लिस्ट की बात करो, लेकिन इससे पहले जो खबर मैंने बताई, स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। उसमें सीएम योगी तो लाजमी है, उनका नाम होगा। योगी के एक बयान की चर्चा महाराष्ट्र में बहुत हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात। बिल्कुल, और ये चर्चा को लेकर देखिए, जो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी योगी की एंट्री हो चुकी है। योगी की एंट्री इस बात को लेकर हो चुकी है कि अभी चुनाव प्रचार तो हालांकि देखिए चल ही रहा है, लेकिन सही में चुनाव प्रचार जो दिवाली के बाद बड़े पैमाने पर शुरू होगा। और उसके पहले बीजेपी के नेताओं की तरफ से या वर्कर्स की तरफ से लगातार कई जगहों पर पोस्टर्स, बैनर और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इस पर बाकायदा बड़े पैमाने पर आज एक कटाक्ष करते हुए जो संजय राउत है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता, वह साफ साफ कहते हैं कि हमारे वह प्रिय हैं, हम उन्हें मानते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, हम उन्हें भी बाबा मानते हैं। यह बात कर संजय राउत, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि लेकिन राजनीति में सब कुछ अलग होता है। राजनीति के हिसाब से अगर बात करें कि यहाँ पर योगी का महाराष्ट्र अभिषेक, संजय राउत जो कुछ भी कहें, लेकिन आरएसएस ने इस बयान को सपोर्ट कर दिया है, जो बहुत बड़ा मैसेज है कि बीजेपी की लाइन लेंथ महाराष्ट्र में क्या रहने वाली और झारखंड में क्या रहने वाली। बहरहाल, अच्छा एक बात बताइए कि अगर बीजेपी की लिस्ट और कांग्रेस की लिस्ट को कंपेयर करें तो आपको क्या दिखता है? और देखिए, एक बात तो साफ है कि बीजेपी का पलड़ा, बिल्कुल अगर उस हिसाब से बात करें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्योंकि भारी इस बात को लेकर कि पहले से आपको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी महाराष्ट्र में 2019 में रही है। 105 सीटें ऑलरेडी उनके पास, तो विधायक उनके पास हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी उस हिसाब से उनका प्लानिंग यही है कि संख्या से मैंने बताया 125 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन एक बात यह भी साफ है कि जिस तरह से लोकसभा में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को या पलड़ा भारी हुआ है, उसमें कांग्रेस नंबर 1 हुई है सांसदों के लिस्ट के हिसाब से। तो इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस और शरद पवार की बात करें, दोनों पार्टियों को बात करना होगा। कांग्रेस और शरद पवार दोनों कहीं न कहीं एक बड़ा गेम कर सकते हैं, बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं महाराष्ट्र में, और उस हिसाब से हो सकता है कि अच्छी खासी सीटें इन्हें मिल सकती है। लेकिन ये बात भी समझना होगा कि आप देखिए कि जब चुनाव आचार संहिता लग रहा था, उसके पहले महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है, उन्होंने बड़े पैमाने पर कई सारे बड़े बड़े फैसले लिए। मसलन अगर टोल की बात करें, लाडकी बहन योजना की बात करें, ऐसे तमाम योजनाएं लाए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वोटर्स उनके ऊपर प्रभावित हुए हैं।